सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पार्ट 2 इसका शीर्षक है तलाश के बारे में आज मैं बताऊंगी। बच्चों, इस वीडियो में इस पीरियड में हम तलाश पढ़ेंगे। पीछे पार्ट में किस प्रकार से एक विचार आया नेहरू जी के मन में, क्योंकि वह भारत के विषय में लिखने से पहले उनके दिमाग में आया कि वह भविष्य तो लिख नहीं सकते। वह ईश्वर तो नहीं है, ना ही पैगंबर भी नहीं है, और पास्ट के बारे में विधाता भी नहीं है। इनके भीतर लेकिन लिखना था वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। उन्होंने सोचा कि इनके आवश्यक है कि भारत की तलाश की जाए, यानी कि खोज की जाए। खोज की जाए आखिर भारत की ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसको आज तक इसको जीवंत रखा। इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी कहने का प्रयास कर रहे थे कि भारत के अतीत में ऐसे दृढ़ शक्तियां रही हैं जिनसे कोई डिगा नहीं सिखा सकता। यदि 5100 के पीछे मुड़कर देखें तो बात ये है कि भारत का मुकाबला कोई भी, यानी कि पूरा संसार, भारत का जो मुकाबला है वो पूरा संसार नहीं कर सकता, क्योंकि 5000 पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी और उस सभ्यता को सीखने के लिए हमारे यहाँ पर सीखने के लिए बहुत से विदेशी से लोग यहाँ आते थे, यानी कि विदेशों से भी लोग हमारे भारत में आते थे। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद भारत में मजबूती के साथ एकजुटता दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता थी और उस सभ्यता को सीखने हमारे यहाँ बहुत से विदेशों से लोग आते थे। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद भारत में मजबूती के साथ एकजुटता दिखाई देती थी, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था। और सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ पॉजिटिव ही था। और विशाल जनसंख्या तो थी ही, और बहुत ही उम्दा तरीके से थी आपस में। और भारत में बच्चों हर जगह पे आप देखोगे आपस में लोग मिलजुल कर रहा करते थे और बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहते थे। इसलिए भारत की स्थिति को कोई हिला नहीं पाया। बच्चों, ये जो पाठ है वो काफ़ी बड़ा है और ये कम से कम 1-2 लेक्चर्स में ही ये पाठ ये पूरा हो पाएगा। और उसके बाद बच्चों पहला आता है आपका भारत की अतीत की झांकियाँ। हाँ बच्चों, इसका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है भारत की अतीत की झांकी। नेहरू जी इस पाठ के माध्यम से कहते हैं कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में मैंने बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश
की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसा संवारा था। आखिर ये भारत है क्या? अतीत में ये किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बेबस होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? उस समय नेहरू जी भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टिलेवर में खड़े थे। इस नगर को 5000 वर्ष पहले बताया गया था। यह एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इसका डेढ़ भारतीयपन हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार था। यानी कि जिस प्रकार का जीवन आज हम जी रहे हैं, जिस प्रकार की नगर व्यवस्था आज है, इससे कहीं बेहतर जगह यहाँ भी कहाँ अच्छी तरीके से हो सकती है। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में थी, मगर जो आज भी नगर व्यवस्था है, जैसे हम जी रहे हैं, कहते हैं बहुत अच्छी सी व्यवस्था जो नगर व्यवस्था होती थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। जो आज भी है, जो आज भी आप लोगों का रहन सहन है, नगर व्यवस्थाएं हैं, वह सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में भी थी। भारत में फ्रांस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया तथा भूमध्य एशिया के लोगों को प्रभावित किया तथा स्वयं भी इससे प्रभावित हुए। अपनी संस्कृति उन्होंने सीखी। उनकी संस्कृति भी बच्चों सीखी और हमारी संस्कृति भी उन्होंने सीखी। किन्होंने? जो विदेशी लोग वहाँ से जो आए थे हमारे भारत में, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया और उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा और हमने भी उनको बहुत कुछ सिखाया। और दोनों लोग, हम भी उनकी संस्कृति को सीखकर बहुत प्रभावित हुए और उन लोगों ने भी हमारी संस्कृति को सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए। और हम भी बहुत प्रभावित हुए और वो भी बहुत हमारी संस्कृति को सीखकर बहुत प्रभावित हुए। नेहरू जी ने आने वाले देशी और जो विद्वान थे, यानी कि चीन और पश्चिमी मध्य एशिया से जो लोग आए थे, उन लोगों ने भी जो आए थे उनके द्वारा लिखे गए साहित्य का अध्ययन किया। तलाश भी थी आखिर क्या लिखेंगे, तो ज़रूरत थी कि सबके साहित्य को पढ़ा जाए। पहाड़ों के प्रति, विशेषकर कश्मीर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। भारत की विशाल नदियों ने भी उनको आकर्षित किया। किनको आकर्षित किया? नेहरू जी को। और पहाड़ों के प्रति, विशेषज्ञ कश्मीर के प्रति भी उनका विशेष लगाव था। भारत की विशाल नदियों ने भी
उनको आकर्षित किया। किनको आकर्षित किया? नेहरू जी को। इंडस या सिंधु के नाम पर हमारा देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। आप जानते ही होंगे, यमुना के चारों ओर नृत्य अवसरों, नाटकों से संबंधित न जाने कितनी पुरानी कथाएं एकत्रित हैं। जब वे भारत की खोज के लिए निकले तो इनको बहुत सारी चीज़ें इनको मिली। भारत की अतीत की कहानी का स्वरूप देने वाली अजंता, अलोरा, एनी बेसेंट और ये एलिफेंटा आदि गुफाओं, जो दिल्ली तथा आगरा की विशेषताएं इमारतों ने भी बहुत ही नेहरू जी को अवगत कराया। बाकी ये सब चीज़ें भी नेहरू जी को बहुत ही आकर्षित लगी। इन सब चीज़ों ने भी बहुत ही योगदान दिया। किन किन ने? जनता, एलोरा और एलिफेंटा आदि की गुफाओं ने भी बहुत सारा योगदान दिया और नेहरू जी को भारत के बारे में अवगत कराया। जब वे अपने शहर इलाहाबाद, हरिद्वार के महान स्थान पर्व पर ये कुंभ के मेले को देखते हैं तो उन्हें भारत में प्रवेश करती है। फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शान और उनकी धारा के रूप में बहने लगी। यमुना, जिसके चारों तरफ नृत्य और उपन्यास आदि नाटकों ने भी बहुत सारा योगदान दिया। इन सब से बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिन्होंने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया था और लाखों के दिलों में वो राज करने लगे और अपने तटों को खींचा। प्राचीन कला से आधुनिक युग तक गंगा की कथा, भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी भी बताई। मैंने पुराने स्मारकों को भी देखा, किलों को भी देखा जो टूटे फूटे थे, कुछ पुरानी मूर्तियों को भी देखा मैंने, और भीतरी दीवारों पे भी जो सुंदर सुंदर चित्रों को देखा। अजंता की गुफाओं को भी देखा, एलिफेंटा की गुफाओं को, एलोरा की आदि की अन्य स्थानों को भी मैंने देखा। मैंने आगरा और दिल्ली के कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी मैंने देखा। यहाँ तक कि प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। मैंने अपने शहर इलाहाबाद के हरिद्वार में महा स्नान पर्व कुंभ के मेलों में भी मैं गया और देखा कि वहाँ पर भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे जो थे, उनके बुजुर्ग थे जो थे, उनके गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते थे। मुझे 1300 वर्ष पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोग द्वारा लिखे गए इन पर्वों के वर्णों की याद आती है और उसी समय भी मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन कला में लुप्त हो चुके थे। मुझे हैरानगी थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रहती है। उसके बाद और मेरे अध्ययन से ये हुआ कि इन यात्रियों द्वारा जो मिलजुल कर जो हम काम करते हैं, उन्हें अतीत में देखने में असंतुष्ट थे। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी, उसमें भी धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते
जागते कुछ लोग आबाद हो गए जो हंसते थे, रोते थे, गुनगुनाते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी भी समझती थी। अब बच्चों मैं आपका लास्ट पॉइंट लेने लगी हूँ, भारत की शक्ति और सीमा। बच्चों अब मैं आपको अंतिम में पैराग्राफ बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, कम से कम 3-4 लेक्चर लिए जाएंगे तो ये जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो पाएगा। अब जो मैंने अब ले रही हूँ, भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोत और उनके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई थी, पर उसके पतन के हाल के कारण स्पष्ट था कि भारत तकनीकियों की दौड़ में पीछे गया है। यूरोप में तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया है। इस तकनीकी के विकास के लिए और के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा उनके जीवनी शक्ति और मानसिकता भी थी। नई तकनीकियों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, ये गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक जागरूकता और तकनीकी कौशलों की कमी थी, लेकिन नहीं, क्योंकि बाद की सर्दियों में उतरान गिरावट का आभार होने लगा। नहीं, किंतु बाद की सदियों में भी उत्तराखंड गिरावट का आभार होने लगा। जीवन की लालसा और उद्यम में भी कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्तियों की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है, जहाँ कामयाबी के साथ विरोधी विचार पद्धति ने प्रकृति और भंडार के रहस्य को भेदने का प्रयास किया था। यहाँ उत्तराखंड में लेस के उनकी जगह ले ली गई थी और देखने को भी दिखाई दिया। भात कला और मूर्ति निर्माण का भी स्थान जटिल हो गया। सावधानियों से की गई ये जो खूबसूरत सी जो चित्रकारी थी, तराशी गई थी, उनको भी देखने को दिखाई दिया। और प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समझ भाषा की जगह अत्यंत अलंकारी और जटिल साहित्यिक शैली ने भी जन्म दे लिया। साहित्यिक कार्यालयों की लालसा और झलकियां भी दिखाई देती हैं। जिंदगी जिसके कारण सुदूरों देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सकता था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महानगरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई और अतीत के अंधेरी जो मूर्ति पूजा थी, अंधेरी मूर्ति पूजा ने उसको जगह दे दी। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छित से संग्रहित हो गया। मानसिकता, जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हास्य होने लगा। वे गतिहीन और जड़ हो गए थे, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ा गए। परंतु ये स्थिति का पूरा और पूर्ण
सही श्रवण नहीं था। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रहस्य और लंबा तो रहा होता। बच्चों, आज मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ा रही हूँ। कल मैं आपको इसके आगे के सेकंड पार्ट में मैं आपको अब पढ़ाऊँगी। तो सुरक्षित रहिए और मैं ये समझूंगी कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।